दोस्तों, क्या हुआ जब एक एसपी साहब लुंगी और कुर्ता पहनकर थाने में पहुंचे और उसके बाद दरोगा ने उन्हें मजदूर गरीब समझकर उनके साथ जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, मंत्री के बेटे द्वारा लगाए गए झूठे आरोप में एक थानेदार साहब शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक लड़की को मौके से ही गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे रात में ही थाने ले आते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी दोस्तों, एक आदमी लुंगी और कुर्ता पहने हुए, पैरों में चप्पल और सर पर गमछा बांधे हुए और चेहरे पर उसने एक मास्क लगा रखा था, वह थाने के अंदर आता है। जब गेट पर उससे पूछा जाता है कि तू कौन है और अंदर कहां जा रहा है, क्या काम है तेरा अंदर, तो जो लुंगी कुर्ता में आदमी होता है वह बोलता है, मुझे यहाँ के थानेदार साहब से मिलना है। मेरी भतीजी को गिरफ्तार करके यहाँ थाने ले आए हैं। इसी सिलसिले में मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। वह थाने के अंदर जाता है और थानेदार साहब को प्रणाम करता है। बोलता है, हुजूर, यह मेरी भतीजी है, आप इसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। अब थानेदार साहब जोरदार करत्ती आवाज में बोलता है, यहाँ के थानेदार तुम हो या मैं हूं? तो जो लुंगी कुर्ता वाला आदमी होता है वह बोलता है, साहब थानेदार तो आप ही हो। तो थानेदार बोलता है, तुम्हें कैसे पता है? इसने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें पता भी है इसने मंत्री के बेटे की कार में से गहने चोरी किए हैं, इसके ऊपर संगीन आरोप है। फिर वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब चाहे जो कुछ भी इस लड़की ने किया है, लेकिन आप रात के समय इस लड़की को गिरफ्तार करके यहां थाने नहीं ला सकते हैं। आप इसके घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं, घटना स्थल पर जाकर आप वहां जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रात के समय में लड़की को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? ये मेरी भतीजी है जो कि बिल्कुल निर्दोष है। मैंने अच्छे से जांच पड़ताल की है, आप इसको अब छोड़ दीजिए। थानेदार साहब बड़ा रोब जमाते हुए बोलते हैं, अरे वाह, तू तो बहुत कानून जानता है, तुझे अभी कानून का 1-2 पाठ और सीखना पड़ेगा। फिर थानेदार चुटकी बजाता हुआ बोलता है, चुपचाप यहां से निक, नहीं तो तुझे भी अंदर हवालात में बंद कर दूंगा। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, हुजूर, आप कानून के रक्षक हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? बिना किसी अपराध के आप मुझे हवालात के अंदर कैसे कर सकते हो? अब दरोगा बोलता है कि अपराध तो मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा और सबूत भी पैदा कर दूंगा। लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तभी थानेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस आदमी का कॉलर पकड़कर बोलता है, अभी मैं तुझे सिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। यह कहकर दरोगा उस लुंगी वाले आदमी को थप्पड़ मारना चाहता था। तभी वह लुंगी वाला आदमी थानेदार का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब में से एक आई कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगता है। दोस्तों, आई कार्ड देखते ही थानेदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एकदम से बिल्कुल सावधान स्थिति में खड़ा हो जाता है और एक जोरदार सैल्यूट मारता है। आखिर दोस्तों, वह आदमी कौन था और लुंगी में क्यों आया था? उस थाने में वह लड़की कौन थी और वह मंत्री का बेटा कौन था? ये सब बातें जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और मेरे प्लाजा मॉल है, वहां एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, वह मॉल में गाड़ियों को पार्किंग कराने का काम किया करती है। गाड़ियों की पार्किंग करवाना या कोई वीआईपी आ रहा हो तो उसके लिए रिजर्व सीट रखना, यह सब उसका काम था। बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता महेंद्र कुमार और भाई राहुल कुमार दोनों पटना रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते थे और फल बेचा करते थे। दोस्तों, यह कहानी 28 अगस्त की शाम की है। एक पूर्व मंत्री का बेटा शाम के समय में वन प्लाजा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए आता है और अपनी गाड़ी को गलत तरीके से पार्किंग करने लगता है। वह लड़की जो पूजा होती है, जो वहां की पार्किंग चार्ज थी, वह उससे बोलती है कि सर आप पार्किंग सही से कर दीजिए, और भी कई गाड़ियां यहां आती रहती हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, मंत्री का बेटा नशे में बुरी तरह से धुत था। वह बोलता है, तुम मुझे तरकीब सिखा रही हूं, मेरी मर्जी है मैं जहां गाड़ी पार्किंग करूं। तुम कौन होती हो? मुझे रोकने वाली लड़की बोलती है, सर मैं यहां की पार्किंग इंचार्ज हूं, जो पार्किंग कराना मेरा काम है, आप प्लीज गाड़ी सीधी कर लीजिए। अब दोस्तों, मंत्री का बेटा गुस्से से गर्म हो जाता है। वह कनकती और वह सही सही कुछ बता पाने में भी असमर्थ थी
और वो बार बार साधु का ही पक्ष लिए जा रही थी। पुलिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जो महिला थी नशे के हालत में बार बार हमेशा यही बात कहे जा रही थी कि साधु बाबा जब तक यहाँ आ नहीं जाते हैं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। पुलिस वाले भी इस बात को तत्काल समझ गए थे कि कई दिनों से इस तंबू के अंदर ही साधु के द्वारा गलत कृत किया जा रहा है, गलत काम किया जा रहा है। साफ साफ पुलिस वाले इस बात को समझ गए थे। पूरी बातें स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन वो महिला पुलिस वालों के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहां पे देखते देखते काफी ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा वहां पे भीड़ जुट जाती है। इसी बीच जो साधु बाबा अपने काम से वहां से चले गए थे वो वहां से अपने कुटिया की ओर आते हुए दिखते हैं, और वो जब अपनी कुटिया की ओर आ रहे थे तब वो महिला जो पुलिस के साथ बातचीत कर रही थी वो साधु को देखती है और देखने के बाद कहती है कि लो साधु बाबा तो आ गए, जो भी पूछना है आप उनसे ही पूछो, आप लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। तब साधु बाबा जैसे ही कई सारे पुलिस वालों को वहां भीड़ के साथ देखते हैं तो उनको मामला समझते देर नहीं लगती है। जैसे वो पुलिस वालों को देखते हैं वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले उसको दौड़कर पकड़ते हैं। जब पुलिस उस साधु से पूछताछ करती है और पूछताछ के क्रम में उस साधु ने कुछ ऐसे ऐसे बात का जिक्र किया, ऐसे ऐसे बात के बारे में बताया, ऐसी ऐसी घटना के बारे में उन लोगों को साधु ने बताया। उस घटना को अगर आप जानेंगे तो आपको जानने के बाद यही लगेगा कि प्रयागराज के महाकुंभ में यह कुंभ का जो संगम है, इस संगम में कुछ अयास साधु पहुंचकर वैसे वैसे महिलाओं की तलाश कर रहे हैं, और तलाश करने के बाद अपने तंबू में बुलाकर पूरी रात रंगरेलियां मनाते हैं और उनके साथ अपनी काम वासना को तृप्त करने का काम करते हैं। साफ साफ उनके इस बात से यही लग रहा था। तमाम तरह के प्रयास वहां पे पुलिस के द्वारा किया गया और इसके बाद उस साधु को अपने कब्जे में लिया। साधु को पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने उसकी वहां पे कुटाई, तो कि साथ ही साथ जो वहां के अन्य असली साधु थे वो भी उस घटना स्थल पर पहुंचे, और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पूरी तरीके से उस नकली साधु की जमकर कुटाई की गई। साथ ही जो पब्लिक की वहां पर भीड़ लगी हुई थी, पब्लिक ने भी अपने लात घुसे के मशीन में डालकर पूरी तरीके से उस नकली साधु का कीमा बना दिया। और इसके बाद उस महिला को पुलिस अपने साथ ले गई और जांच पड़ताल करने के बाद इस बात का पता चला कि वह जो साधु था वह जयपुर का रहने वाला था और वह कुम्हार था। उसने साफ साफ इस बात को स्वीकारा किया। उसने साफ साफ कहा कि ऐसे जहां कहीं भी धार्मिक काम का आयोजन होता है, जहां भी महिलाएं आती है, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं महिलाओं को टारगेट में लूं, और महिलाओं को टारगेट में लेने के बाद मैं महिलाओं को अपने तंबू में, अपने कुटिया में लेकर जाता हूं, और उनके साथ नशीली दवा का उपयोग करके मैं उनके साथ वैसे कृत करता हूं जो आप और हम सोच रहे हैं। उस साधु ने अपने अपराध को स्वीकारा और पुलिस उस साधु को अपने साथ ले गई, और ले जाने के बाद जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है उस साधु के अगेंस्ट प्रशासनिक कार्रवाई हुई। प्रयागराज का महाकुंभ 144 साल के बाद इस बार हो रहा है, और इसलिए भी ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है। खास करके इस दौरान वहां पे जितनी भी संख्या होती है, जितने भी वहां पे पब्लिक आती है, पब्लिक के अलावा लगभग 50% सिर्फ और सिर्फ वहां पे साधु ही साधु नजर आते हैं। लेकिन इसमें कौन असली साधु है, कौन नकली साधु है, हमें इस बात का आइडेंटिफिकेशन होगा। और ऐसा बताया जाता है कि जो भी असली साधु होते हैं वो लड़कियों से, वो महिलाओं से दूर रहते हैं, वो महिलाओं से बात भी नहीं करते हैं। लेकिन जो नकली साधु होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कैसे महिलाओं से, लड़कियों से मदद के नाम पे बात किया जाए, और बात करने के बाद उनका मिसयूज किया जाए, अपने तंबू में ले जाकर, अपने कुटिया में ले जाकर। जैसे ही प्रयागराज का कुंभ प्रारंभ हुआ, वहां पे सब लोग कमाने का नया नया जरिया ढूंढ लिए। कोई टीका लगा रहे हैं, कोई दातून बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन वैसे वैसे साधुओं का क्या, जो कि नकली साधु बनकर, नकली साधु का चोला पहनकर भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं, और फंसाने के बाद उन महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं। अपने तंबू में बुलाकर वैसे कृत से न सिर्फ साधु बल्कि पूरा प्रयागराज का महाकुंभ भी बदनाम होता है।
क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी वैसे कुछ लोग उस कृत्य को अंजाम देते हैं, वैसी घटना को अंजाम देते हैं। उस घटना के बारे में जैसे ही पता चलता है, जैसे ही पब्लिक इस बात को जानती है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा कर देती है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में लोग आस्था के संगम में डुबकी लगाने जाते हैं, या फिर कुछ वैसे लोग जिनका कि सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि वैसे जगहों पे पहुंचना और पहुंचकर नकली साधु का चोला पहनकर असली साधु को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, वैसे लोगों के द्वारा वैसे लोगों के विरुद्ध वहां के सरकार को, वहां के स्थानीय प्रशासन को बदलना चाहिए कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना के बारे में करना तो दूर वह इंसान इस घटना को सोचने की भी हिम्मत नहीं करें। अब देखना यह है, ठीक वहां एक बड़े साहब गाड़ी लेकर दारू पिए हुए आते हैं और उससे मेरी बहन की थोड़ी बोलचाल हो जाती है, तो उसने मेरी बहन को झूठे आरोप में गिरफ्तार करा दिया है कि मेरी बहन ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर गहने चुरा लिए हैं, जबकि उन्होंने यह मामला खुद ही किया है और झूठे केस में मेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग गरीब आदमी हैं साहब, क्या करें, कैसे करें? एसपी साहब पूछते हैं कौन से थाने ले गए हैं। वह लड़का बताता है, साहब कोतवाली थाना। एसपी साहब लड़की का नाम पूछते हैं। वह लड़का बोलता है, साहब मेरी बहन का नाम पूजा है। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है, आप दोनों पिता पुत्र शांति बनाए रखें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, घबराइए नहीं। मैं आपको कुछ देर में इसी नंबर पर कॉल बैक करता हूं। अब दोस्तों, फोन कटने के बाद एसपी साहब आनंद फानन में कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर को कॉल लगाते हैं। कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर झटपट भागता हुआ तुरंत एसपी साहब के पास पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों कोतवाली थाने का कंप्लेन एसपी साहब को पहले भी कई बार मिल चुका था कि वहां के थानेदार अपनी मनमर्जी करते हैं। जब इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंचते हैं तो एसपी साहब बोलते हैं, तुम्हारे कोतवाली थाने का बहुत कंप्लेन मिल रहा है, चलो आज वहां एक मीटिंग ऑपरेशन करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोल सकते थे, वह भी एसपी साहब के साथ में हाँ मिलाते हैं। तुरंत एसपी साहब अपने दलबल को साथ लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब को भी अपने साथ करते हैं और एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं। एक लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, गमछा लेते हैं, अपने बालों को बेतरतीब करते हैं, चेहरे पर मास्क लगाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को साथ लेकर कोतवाली थाना के पास आते हैं। कोतवाली थाना से पहले एक चौराहा है जहां से थाना क्रॉस करते हैं। उस चौराहे के पास एक पेड़ है, वहां पर अपनी जीप खड़ी करते हैं और इंस्पेक्टर साहब को बोलते हैं, आप सब मेरा इंतजार कीजिएगा, जैसे ही मैं मिस कॉल करूंगा आप लोग समझ जाना और तुरंत थाने के अंदर प्रवेश करना। चौराहे से थाने की दूरी 200 मीटर की थी। दोस्तों, अब ये सब प्रक्रिया होते होते रात के 10 बज जाते हैं। अब एसपी साहब लुंगी कुर्ते में गमछा लपेटे हुए थाने के अंदर जाते हैं। गेट पर एक हवलदार उनसे पूछता है, कहां जा रहे हो? वह बताते हैं कि दरोगा साहब ने हमें बुलाया है, हमारी भतीजी गिरफ्तार हुई है, इस सिलसिले में बातचीत करनी है। वह उन्हें अंदर जाने देता है। दोस्तों, जैसे वह अंदर जाते हैं, दरोगा साहब के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम बोलते हैं, साहब मैं पूजा का चाचा हूं, यह बिल्कुल निर्दोष है, इसे उल्टा फंसाया गया है, इसे आप प्लीज छोड़ दीजिए। दरोगा साहब बोलते हैं कि दरोगा तू है या मैं हूं, तुझे कैसे पता है? यह निर्दोष है, क्या काम करता है? तो वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब मैं ठेला लगाकर फलों को बेचता हूं, मुझे पता है यह लड़की बहुत शरीफ है, यह कुछ भी चोरी नहीं कर सकती है। दरोगा साहब बोलते हैं, तूने फल बेचते बेचते कुछ ज्यादा ही कानून पढ़ लिया है, मुझे लगता है अब तुझे सही से सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर दरोगा बोलता है, यहां से चुपचाप चले जाओ, ये बड़े बड़े लोगों के बीच की बात है, इसने जिस आदमी से पंगा लिया है वह बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ के पूर्व मंत्री का बेटा है, इसे हम नहीं छोड़ सकते, इसे तो अब लंबी जेल होगी। दोस्तों, अब वह लुंगी वाला दरोगा साहब से बोलता है कि साहब लड़की को रात में आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको जो कुछ भी पूछताछ करनी थी, तलाशी लेनी थी, आप इनके घर पर जा सकते थे या वहां घटना स्थल पर कर सकते थे। अब दोस्तों, दरोगा साहब को गुस्सा आ जाता है,
वह लुंगी वाले आदमी से बोलते हैं, तो तुमने ज्यादा ही कानून पढ़ लिया है, बस तुझे 1-2 पाठ और पढ़ाना पड़ेगा। बोलते हैं 2 मिनट के अंदर यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुझे भी इसके साथ अंदर बंद करा दूंगा। चोरी के जुर्म में वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब बगैर किसी जुर्म के आप मुंह निर्दोष को अंदर कैसे कर सकते हैं। वह दरोगा चुटकी बजाते हुए बोलता है कि तुझे दोषी साबित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और तेरे लिए गवाह भी मैं पैदा कर दूंगा। फिर वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कानून के रक्षक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बोलते हैं, तुझे मैं अभी कानून सिखाता हूं। यह कहकर दोस्तों उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और उन्हें जैसे ही थप्पड़ मारना चाहते थे, तब तक वह लुंगी वाला आदमी दरोगा साहब का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब से अपना आई कार्ड निकालता है और उसके सामने लहराने लगता है। दोस्तों आई कार्ड देखते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक और वह खड़ा का खड़ा रह जाता है और एक जोरदार सैल्यूट मारता है। तब तक एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और एक मिस कॉल अपने स्टाफ को करते हैं। दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ दौड़ता हुआ थाने के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पहुंचकर एसपी साहब को जोरदार सैल्यूट मारता है। अब यह सब नजारा देखकर वहां थाने में जितना भी स्टाफ था सब के सब हक्का बक्का रह जाते हैं। वह लड़की भी हैरान रह जाती है कि आखिर यह बंदा कौन है। अब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि हमारे सिटी एसपी साहब है दरोगा। तो पहले ही जान चुका था क्योंकि वह देख चुका था। बाकी स्टाफ जैसे ही सिटी एसपी साहब का नाम सुनते हैं तो उनके भी पसीने छूटने लगते हैं और जैसे के तैसे खड़े हो जाते हैं। अभी एसपी साहब वहां कुर्सी पर बैठ जाते हैं और थानेदार को सामने खड़ा किया जाता है। अब उल्टा सीन हो गया था। दोस्तों पहले थानेदार कुर्सी पर बैठा हुआ था और एसपी साहब खड़े हुए थे। अब एसपी साहब उस थानेदार से पूछते हैं, हाँ भाई इस लड़की का क्या नाम है। थानेदार बोलता है, साहब इस लड़की का नाम पूजा है। एसपी साहब बोलते हैं, इनके खिलाफ क्या और कैसे कंप्लेन है। वह थानेदार बोलता है, साहब इनके खिलाफ चोरी की कंप्लेन है, इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर कीमती गहने चुराए हैं। एसपी साहब बोलते हैं, तुमने इनकी तलाशी ली, इनके पास कुछ मिला। तो दरोगा बोलता है, नहीं साहब कुछ भी नहीं मिला। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है एफआईआर का रजिस्टर मुझे लाकर दिखाओ। अब थानेदार साहब हट जाते हैं। दोस्तों एफआईआर का रजिस्टर जैसे ही मुंशी लाकर दिखाता है, एसपी साहब रजिस्टर के पन्ने पलट कर देखते हैं तो उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं था। अब एसपी साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, तुमने अभी तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया है, किस गुनाह पर तुम इस लड़की को गिरफ्तार किए हो। दरोगा साहब एकदम से घबरा उठते हैं, बोलते हैं, साहब एक आदमी का फोन आया था, उसने इनके खिलाफ कंप्लेन किया था। एसपी साहब बोलते हैं, कौन आदमी था। साहब पूर्व मंत्री का बेटा था। अब एसपी साहब बोलते हैं, क्या उसने लिखित में तुम्हें कुछ बताया था, तुम्हें कुछ दिया था। दरोगा साहब बोलते हैं, नहीं साहब लिखित में तो नहीं दिया था, बस फोन किया था। अब एसपी साहब उससे पूछते हैं, तुम्हारी नौकरी कितनी हो गई है। दरोगा चुप रहता है। एसपी साहब जोर से बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारी नौकरी को कितने साल हो गए हैं। दरोगा धीरे से बोलता है, साहब 10वां साल चल रहा है। क्या तुम्हें 10 साल में यह नहीं पता कि एफआईआर मौखिक पर नहीं दर्ज किया जाता, लिखित पर होता है। जब उसने लिखित कंप्लेन नहीं किया तो तुमने बिना एफआईआर के इस लड़की को कैसे उठा लिया। और तुम्हें यह नहीं पता क्या कि लड़की को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेडी कांस्टेबल को साथ में ले जाते हैं, उसके घर पर पूछताछ करते हैं। जिस जगह पर घटना हुई थी वहां पूछताछ करते, तुमने ऐसा कुछ किया है। घटना स्थल पर इंक्वायरी की है। दरोगा कुछ नहीं बोलता है। एसपी साहब गुस्से में बोलते हैं, बिना कुछ किए बिना कुछ जाने तुमने इस लड़की को कैसे उठा लिया। इसका मतलब यह है कि उस आदमी से तुम्हारी यारी है या फिर तुम्हें मोटा माल मिला है। इस सब के बदले अब एस साहब इंस्पेक्टर को आदेश देते हैं कि अभी के अभी इस लड़की को छोड़ो। दोस्तों लेडी कांस्टेबल आती है, उस लड़की को छोड़ देती है। उसके बाद एसपी साहब खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब से बोलते हैं, अभी के अभी मैं इस दरोगा को सस्पेंड करता हूं और इसे ला इन हाजिर करवाता हूं। अब एसपी साहब इंस्पेक्टर को यह भी बोलते हैं कि जो बंदा
इनके खिलाफ कंप्लेन किया था। मौखिक रूप से किस मंत्री का बेटा है, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराओ। अब दोस्तों, एसपी साहब फोन करके लड़की के पिता और उसके भाई को बुला लेते हैं और उनसे बोलते हैं, तुम लोगों को मां के बेटे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराना है कि हमारी समाज में बहुत बेइज्जती हुई है, हमारी लड़की की बेइज्जती हुई है। पहले तो दोस्तों, महेंद्र कुमार जो लड़की के पिता थे और लड़की का भाई राहुल कुमार दोनों घबरा जाते हैं। बोलते हैं, हुजूर हम इस मुकदमे के चक्कर में कहां उलझते रहेंगे, हम गरीब आदमी हैं, रहने दीजिए। जब एसपी साहब उन्हें डांटते हैं कि जब मैं खुद तुमसे बोल रहा हूं मानहानि का केस दर्ज करो, फिर दोनों बाप बेटा एक मानहानि का केस दायर करते हैं। इस गुनाह पर दोस्तों मंत्री साहब के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे बहुत अच्छे से सीख दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी एसपी साहब के बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।